मोदी हुकूमत के डिजिटल इंडिया स्कीम के आज 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। डिजिटल इंडिया के इस्तिफादा कुनंदगान से रूबरू होंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 11 बजे पीएम मोदी खिताब करेंगे। इस मौके पर मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद और दीगर वुज़रा शामिल होंगे और योजना से जुड़े मामलों पर बातचीत करेंगे। हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, डिजिटल इंडिया स्कीम के आज 6 साल मुकम्मल हो गए हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वज़ीर-ए-आज़म खिताब करने जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आज ही के दिन 6 साल पहले भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का शुभारंभ किया था और उसके बाद आज 6 साल के बाद कह सकते हैं कि डिजिटल इंडिया ने जिस तरीके से देश में लोगों को जिस तरह से रोजगार दिया है, जिस तरह से बेनिफिट्स दिए हैं, उसी को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और जो डिजिटल इंडिया के बेनिफिशियरीज हैं उससे सीधे बातचीत करेंगे। देखिए, इस बात को मानना ही पड़ेगा कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव की वजह से लोगों के जीवन में बहुत बदलाव आया है और जिस तरीके से पिछले 1-1.5 सालों में कोरोना काल रहा है, उस वक्त में डिजिटल इंडिया ने जिस तरीके से पांव पसारे हैं या डिजिटल इंडिया का जिस तरीके से फायदा लोगों ने उठाया है, क्योंकि घर पर बैठकर जिस तरह से लोगों ने अपने रोजगार को भी बढ़ाए हैं, लोगों ने अपनी सुविधाएं डिजिटल इंडिया के माध्यम से अपनाई है, तो ये सारे मसलों को लेकर के कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर लोगों से मुखातिब होंगे, उनके जो बेनिफिशियरीज हैं उनसे मुखातिब होंगे और न केवल चर्चा करेंगे कि आज तक कितना बदलाव आया है, बल्कि ये भी बताएंगे कि डिजिटल इंडिया के प्रभाव को देश में किस तरीके से आगे और बढ़ाया जा सकता है। जी बिल्कुल अनूप, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। इस मौके पर आज वज़ीर-ए-आज़म मोदी IMA के वर्चुअल प्रोग्राम में शामिल होंगे और डॉक्टरों से खिताब करेंगे। दोपहर 3 बजे IMA की मीटिंग मुनक्किद होने जा रही है। इस प्रोग्राम में मौजूदा सूरत हाल पर डॉक्टरों के साथ पीएम मोदी तबादले ख्याल करेंगे, साथ ही उनकी हौसला अफजाई के लिए खराज तहसीन पेश करेंगे। गाजियाबाद दिल्ली के बॉर्डर पर यूपी बीजेपी के लीडर अमित वाल्मीकि और उनके हामियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ मामले में थाना कौशाम्बी में 200 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। भारतीय किसान यूनियन के अरकान पर तोड़फोड़ और मारपीट का इल्जाम है। गुज़िश्ता रोज गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी के रुकन असेंबली नंद किशोर गुर्जर ने राकेश टिकैत और उनके लोगों पर मारपीट का इल्जाम लगाया था। उन्होंने कहा कि जिस तरह हमारे रियासती वजीर अमित वाल्मीकि और बीजेपी के लोगों पर हमला किया गया और उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, वो शर्मनाक है। वहीं किसानों ने बीजेपी लीडरों के इल्जाम को मुस्तरद किया है। बॉर्डर की जो घटना है, ये भारतीय जनता पार्टी का एक नया षड्यंत्र है, फिर से किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, तोड़ने के लिए। किसान आंदोलन के मंच के पास में आकर के ढोल बजाना, झंडे लेकर के, और फिर शासन प्रशासन को किसानों द्वारा बताया गया कि इनको हटाया जाए और हम लोग बहुत शालीनता से खड़े हुए थे। इतने में वहाँ राकेश टिकैत जी के जो गुंडे हैं वो सभी आए, तलवार, भाला और जितने भी उस तरह का सामान हो सकता है जिससे वो आक्रमण कर सकते हैं। हमारी कितनी बहनें चोटिल हो गई, जो अभी ने फोन किया वो आने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि हमारे देश का किसान हम पे कभी हमारे साथ बदतमीजी या हमारे साथ क्या घटना घटी आपके साथ? उसने वहाँ पे लाठी डंडे तलवारों से देखिए हमारे ऊपर वार कर दिए। हमारे जितने वहाँ पे कार्यकर्ता थे, फूल हाथों में थे, सब पे एकदम आए और काले झंडे लेकर तलवारों से वार कर दिया हमारे ऊपर। किसान नहीं है, किसान अपने घर पे अपने खेतों में काम कर रहा है। ये लोग जिस तरह से धारा 370 के विरोध करते हैं, तिरंगे का अपमान करते हैं, जिसके लिए लाखों लोगों ने शहादत दी, पूरी तरह से ये अलगाववादियों से, खालिस्तानियों से मिलकर के इस देश को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। गाजियाबाद से हमारे नुमाइंदे रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, एक तरफ किसान कह रहे हैं कि बीजेपी जो भी इल्जाम लगा रही है वो झूठ है, जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको सबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पर बीजेपी कह रही है कि ये लोग जो है, जो किसान धरने पर है, उन्होंने हमला किया, तलवारें लेकर जो है हमला करने के लिए बीजेपी लीडरों पर हमला किया गया है। तो क्या पूरा मामला है, आखिर सच क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, कल बुधवार की एक घटना है
जो बीजेपी के प्रदेश मंत्री है नवयुक्त, वे दिल्ली से आ रहे थे और किसानों का धरना भी गाजीपुर बॉर्डर पे चल ही रहा है। S9 का ये वाकया है जहां पर ये सब घटनाक्रम घटित हुआ। जिस समय अमित वाल्मीकि पहुंचे हैं तो उनके काफिले का स्वागत करने के लिए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी वहां मौजूद थे। जैसे ही किसानों को पता चला कि कोई बीजेपी का बड़ा नेता यहाँ से गुजर रहा है तो उन्होंने काले झंडे दिखाने शुरू कर दिए और गहमागहमी बहुत बढ़ गई, जिसके बाद मामला मारपीट पथराव का हो गया। बीजेपी की कई सौ जो गाड़ियां हैं वे इसकी चपेट में आ गई और एकदम से हमला कर दिया गया किसानों की तरफ से। दिन भर गहमागहमी चलती रही। इसके बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तहरीर दी थाने में, जिस भारतीय किसान यूनियन के 200 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है बलवा फैलाने के लिए, दंगा कराने के लिए। इनके ऊपर 147, 148, 323, 352, 427, 506 की धाराएं लगी। हालांकि किसानों ने भी तहरीर दी कि बीजेपी के जो नेता है वे मंच के पास तक आ गए थे। आपको बता दें कि 16 लेन का हाईवे है, एक सड़क पर किसानों का धरना चल रहा है, दूसरी सड़क जो दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ आती है वहां से आवागमन बिल्कुल चल रहा है। तो किसानों ने जब तहरीर दी है तो उनकी तहरीर नहीं ली गई, इस पर भी किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। रात्रि के समय बीजेपी की 200 महिला कार्यकर्ता भी थाने पर पहुंच गई, क्योंकि इसमें बताया गया है कि महिलाओं के ऊपर भी हमला हुआ, जिसको लेकर रात्रि में मुकदमा दर्ज किया गया किसानों के ऊपर। किसानों की तहरीर नहीं ली गई और साफ तौर पर किसानों के नेता इसे बीजेपी का षड्यंत्र बता रहे हैं। वहीं लोनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी कहा कि ये किसानों का षड्यंत्र है, बीजेपी के नेताओं पर हमला करने की साजिश है। पहले भी 26 जनवरी में घटनाक्रम देखा गया था और साथ ही साथ किसान नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी का षड्यंत्र है किसानों को बदनाम करने का। तो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था वह गहमा गहमी पूरे दिन चलती रही और हंगामा ऐसे ही होता रहा। इसमें आपको बता दूं कि तलवारें, पिस्टल सभी की बात लिखी गई है एफआईआर के अंदर। ये जांच का विषय भी है कि पिस्टल कहां से आई या तलवारें कैसे चली, ये पूरी इस घटनाक्रम में विवेचना में लिखा गया है। जो तहरीर दी गई है इसमें पिस्टल, हथियार सभी का प्रयोग की बात की गई है। साथ ही साथ इसमें 200 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। इसमें किसी बीजेपी इसमें किसी भारतीय किसान यूनियन के नेता का नाम नहीं लिया, क्योंकि अगर इनका नाम अगर किसी का इसमें दर्ज होता तो मामला और तूल पकड़ता। साथ ही साथ रोहित, क्या इस मामले में कोई गिरफ्तारी भी हुई है? जी, अभी इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि मामला रात्रि में दर्ज हुआ है। 200 अज्ञात के खिलाफ इसमें मुकदमा दर्ज किया है। तो इसमें जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे ही इसमें गिरफ्तारी की भी जा सकती है पुलिस की तरफ से। अभी फिलहाल मामला दर्ज किया गया है, इसके लिए जांच रोहित अभी मामला दर्ज किया गया है, तहकीकात होगी। लेकिन रोहित ये बताया कि एक तरफ मरकजी सरकार कह रही है कि वो किसानों से किसी भी वक्त बात करने को तैयार है, किसान जब चाहे मरकजी सरकार से बात कर सकती है। दूसरी तरफ बीजेपी के लीडरान कारकुनान किसानों को जो धरने पर बैठे हुए उनको किसान मानने से इनकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये किसान है ही नहीं, किसान तो अपने खेतों में काम कर रहे हैं, ये लोग तो खालिस्तानी और दीगर इल्जामात उन पर लगा रहे हैं। बिल्कुल, जो बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर, उनका वैसे ही विवादों से बहुत नाता रहा है। वे हमेशा ऐसे बयान अपने देते रहते हैं। कल भी उन्होंने यही बयान किया है कि किसान नहीं, वे 370 धारा के खिलाफ हैं, अलगाववादी हैं, इस तरह की किसानों को नाम दिया गया। तो अगर किसानों की बात करें तो वे बीजेपी के झंडे से और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से वह भी अपना विरोध दर्ज करते रहते हैं। तो कल भी ये वाकया रहा, जो मंच से थोड़ी सी दूरी पे जो रास्ता आवागमन वहां से चलता है, वहां ढोल नगाड़े बज रहे थे, जिसको लेकर किसान आक्रोशित हो गए कि उन्हें पता चला कि बीजेपी का कोई नेता गुजर रहा है। और रही विधायक नंदकिशोर गुर्जर की बात, तो वे बयान देते रहते हैं। हालांकि सरकार बात करने के लिए किसानों से तैयार रहती है, लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान समय समय पर आते रहते हैं, वे इन्हें किसान मानने के लिए तैयार नहीं होती हैं। किसान भी ये बात कहते हैं कि बीजेपी के कुछ नेता हैं जो इस मामले को तूल देते हैं, हम पे दंगा कराने की बात करते हैं। और हम आपको बता दें कि अमित वाल्मीकि का बयान भी आया है। उन्होंने ये कहा है कि देश भर में प्रदर्शन करेगा वाल्मीकि समाज। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, वाल्मीकि समाज को प्रताड़ित किया गया एक तरीके से मेरे ऊपर हमला करके। जिस तरीके नवयुक्त जिम्मेदारी है, पर आगामी चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो ये मामला कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा राजनीतिक तूल पकड़ने वाला है। एक तरीके से बीजेपी देश भर में प्रदर्शन की बात कर रही है, वाल्मीकि समाज को जोड़ रही है इस मामले से, क्योंकि अमित वाल्मीकि समाज में अभी प्रदेश मंत्री का उन्हें पद मिला है। इसीलिए स्वागत के लिए NH9 पर वे खड़े थे। बुलंदशहर इनका ये काफिला जा रहा था, तो उसके स्वागत के लिए यूपी गेट पर ये मौजूद थे और वहाँ किसानों का धरना प्रदर्शन भी चल रहा है। बिल्कुल रोहित, जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे कि गाजियाबाद बॉर्डर पर इस वक्त कैसे हालात है?
अभी तो बात करें तो स्थिति सामान्य है। हालात पुलिस ने कुछ ही घंटों में नियंत्रण में कर लिए थे। हालांकि गहमा गहमी दिन भर चलती रही। अभी टकराव की स्थिति कल रात्रि में भी बन रही थी, क्योंकि किसानों ने भी धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। हाल ही इधर बीजेपी की जो महिला विंग कार्यकर्ता है वह भी थाने पहुंच गई थी मामले दर्ज कराने को लेकर, लेकिन किसानों की तरफ से भी कोई तहरीर तो दी गई है, उसमें मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है बीजेपी कार्यकर्ता के खिलाफ। जिस तरीके से अभी सिर्फ किसानों के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज हुआ है, 200 अज्ञात के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है। इसमें अभी किसी का नाम नहीं आया है, इसमें अज्ञात के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया गया है। और कुछ ही दिन पहले जो है किसानों के एहतजाज को 7 महीने पूरे हो चुके हैं और किसानों का मामला जो है वो किसी तरह से हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। रोहित, तमाम तर तफसीलात के लिए आपका बेहद शुक्रिया। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव का मेदांता अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बेचैनी महसूस होने पर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के सरपरस्त है। काफी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा है। बेचैनी महसूस होने पर मुलायम सिंह यादव को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। उनका इलाज चल रहा है, मेडिकल सुपरविजन में है। मुलायम सिंह यादव, आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के सरपरस्त है। नाज़रीन, मुलायम सिंह यादव को मेदांता अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आपको बता दें, बेचैनी महसूस हो रही थी मुलायम सिंह यादव को और उसके बाद उनको मेदांता अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है, मेडिकल सुपरविजन में है। मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के सरपरस्त है। मुलायम सिंह यादव और मेदांता अस्पताल में इस वक्त जेर इलाज है। होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आंध्र प्रदेश में गर्मी की तातीलात के बाद आज से सभी सरकारी स्कूल खुलने जा रहे हैं। कोरोना की वजह से हुकूमत ने 50% असातिज़ा और स्टाफ के साथ स्कूल मरहलावार तरीके से खोलने का मंसूबा तय किया है। फिलहाल अगले अहकामात तक स्कूल में तलबा को न आने देने की हुकूमत ने सख्त हिदायत दी है। अभी सिर्फ तलबा के वालिदैन स्कूल से स्टडी मटीरियल हासिल करने के लिए आ सकते हैं। स्कूल में आज से असातिज़ा ऑनलाइन क्लास शेड्यूल और दाखिले से मुताबिक मंसूबा बंदी तैयार करेंगे। विजयवाड़ा से हमारे नुमाइंदे इसहाक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसहाक, समर वेकेशंस के बाद अब फिर से स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने जा रहे हैं और इस हवाले से तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। हाँ मनोजा, देखा जाए तो पूरे रियासत भर में जो 65,000 जो सरकारी स्कूल थे आज से रीओपन हो रहे हैं। पूरे गर्मी के तादाद में जून 1 तारीख को ही खुलने थे, लेकिन जो कोरोना के वबा के वजह से जो है ना जुलाई 1 तक जो है ना छुट्टियां दे दी गई थी। आज से जो है ना पूरी तरह से जो स्कूल टीचर थे उन सभी को आज से हाजिरी देने के लिए कहा गया है। वही तलबा को अंटिल फर्दर ऑर्डर से जो है ना आने के लिए कहा गया है। आज से जो है ना जो एजुकेशन करिकुलम एक्टिविटी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे शुरू होगी उसके लिए पूरी तैयारी की जाएगी। अगस्त 15 से जो है ना पूरी तरह से स्कूल जो है ना चलाने के लिए हुकूमत की तरफ से पूरे इक़दाम किए जा रहे हैं। वही दूसरी तरफ ये जुलाई 1 से लेके अगस्त 15 तक जो है ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो SCRT की तरफ से जो गाइडलाइंस है उनके हिसाब से जो तलबा के लिए तालीम का जो प्रोग्राम है वो चलाएंगे। तो इस वजह से जो है ना कोरोना गाइडलाइंस को देखते हुए 50% जो है ना स्टाफ को टीचर्स को आने के लिए कहा गया है मरहलावार में। और जो पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है ना पूरा आज से जो है ना शुरू होगा। वही जो प्राइवेट स्कूल्स का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए अभी गाइडलाइंस
नहीं दी जाएंगे। वो भी एक हफ्ते में, जहाँ जुलाई 7 के बाद अब कर्फ्यू जो है नाफिज है, वहाँ उसके बाद जो है देने के अंदेशा है। बिल्कुल इसहाक, बेहद शुक्रिया आपका। मध्य प्रदेश में कोरोना टीकाकारी महाअभियान के दूसरे मरहले का आज से आगाज होगा। टीकाकारी के दूसरे मरहले के लिए रियासत में 10 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आला शिवराज सिंह शहडोल के बढ़ार से कोरोना टीकाकारी मुहिम पर नजर रखेंगे और यहीं से कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी का जायजा लेंगे। मध्य प्रदेश के शहडोल का बढ़ार पहला ऐसा मकाम है जहां कोरोना टीकाकारी 100% की गई है। वज़ीर आला शिवराज सिंह यहां की कोरोना टीकाकारी टीम का एजाज भी करेंगे। राजधानी भोपाल में कोरोना टीकाकारी के लिए 4 सेंटर बनाए गए हैं। हालांकि 21 जून को कोरोना टीकाकारी पहले महाअभियान में भोपाल में 850 सेंटर पर कोरोना टीकाकारी की गई थी। मध्य प्रदेश में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। वैक्सीन डे है, अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लग सके, ये हमारा उद्देश्य है। 2 तारीख हमारा वैक्सीनेशन डे नहीं रहेगा, 3 तारीख हमारा वैक्सीनेशन डे रहेगा। जैसा पहले से जनवरी के महीने से ही ये निश्चित किया गया है कि हफ्ते में 4 दिन वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी और बाकी 2 दिन बच्चों की जो रूटीन की वैक्सीनेशन होता है, चाहे वो पल्स पोलियो का हो, चाहे मीजल्स का हो, वो किया। भोपाल से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके। मेहताब, कोरोना महा अभियान जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस चला वो काफ़ी कामयाब रहा और अब दूसरा मरहला शुरू होने जा रहा है, तो उम्मीद ही की जा रही है कि दूसरा मरहला भी जो है उतना ही कामयाब हो, जो हदफ मुकर्रर किया गया है उसको पूरा किया जाएगा। यकीनी तौर पर मुनज़्ज़ा जो है पहले मरहले को देखते हुए दूसरे मरहले का जो है कदम उठाया गया और उम्मीद की गई थी कि जो रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा, लेकिन वैक्सीन की कमी के सबब जहां पर पहले मरहले में हमें देखते हैं कि 7,000 के करीब जो है सेंटर बनाए गए थे, वही राजधानी भोपाल में 850 सेंटर बनाए गए थे। पिछले 21 जून को जो मरहला तय किया गया था वैक्सीनेशन का, उसमें राजधानी भोपाल में 1.5 लाख लोगों का हदफ रखा गया था, लेकिन वैक्सीन की कमी के सबब राजधानी भोपाल में आज जो है जो टीकाकारी की जाएगी कुल हदफ रखा गया वो 50,000 का है, क्योंकि वैक्सीन जितनी मिकदार में मध्य प्रदेश को जरूरत है उतनी मिकदार में जो है मकसद से नहीं मिल पा रही है, इसलिए हदफ को कम कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे मध्य प्रदेश में 10 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाने का हदफ रखा गया है। इसी के साथ वज़ीर आला शिवराज सिंह आज जो है शहडोल के भावा में जाएंगे, वहाँ पर 100% वैक्सीनेशन किया गया है, वहाँ की टीम को जो है एजाज करेंगे और वहीं पर जो है वज़ीर आला शिवराज सिंह आज कोरोना की जो तीसरी लहर की जो बात की जा रही है उसकी तैयारियों का जायजा भी लेंगे। जी बिल्कुल मेहताब, और तमाम तर तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। तीसरी लहर की जहां पर बात की जा रही है, वहीं एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर जो है आने में उसको टाइम लग सकता है। ICMR की जो स्टडी है कि 6 से 8 महीने लग सकते हैं। ऐसे में क्या माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जो वैक्सीनेशन को लेकर के महाअभियान चल रहा है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा पूरी रियासत? तब तक क्या माना जा रहा है कि फुली वैक्सीनेट हो जाएगी? यहाँ पर मुनज़्ज़ा मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश की आबादी की अगर इसको देखें तो अब तक मध्य प्रदेश में 33% लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन किया जा चुका है, यानी कि 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को मध्य प्रदेश में अब तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और यहाँ पर डेल्टा के जो है प्लस के जो वेरिएंट सामने आए उसमें खास बात ये देखने को मिली कि जिन लोगों को डेल्टा प्लस में वेरिएंट हुए हैं और जिसको मौत हुई है, मौत उस खातून की हुई है जिसने कोरोना का टीका नहीं लिया था। हालांकि उसी के घर में जो थे लोगों को जो डेल्टा प्लस के वेरिएंट हुए हैं और उन्होंने को वैक्सीन लिया था और वो लोग महफूज है, तो जो हुकूमत की तरफ से जो लोगों से ऐलान किया जा रहा है और बार बार गुजारिश की जा रही है कि आप जो है कोरोना की तीसरी लहर से बचना है, डेल्टा वेरिएंट से बचना है, तो वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। इसीलिए वो जो है मध्य प्रदेश हुकूमत ने साफ तौर पर कह दिया है कि चाहे स्विमिंग पूल का खोलने का मामला हो या कोचिंग को खोलने का मामला या कॉलेजों का, जब तक 100% जो है वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है तब तक इन इदारों को नहीं खोला जाएगा। मध्य प्रदेश में आज से अगर महाराष्ट्र की बसों की बात करें उसमें 1 हफ्ते की तोसी और कर दी गई है, क्योंकि महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में डेल्टा के वेरिएंट पाए गए हैं। वहीं पर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की जो बसों की सर्विस थी वो चालू रहेगी। बिल्कुल मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अदाकार दिलीप कुमार को एक बार फिर अस्पताल में दाखिल कराया गया है। कल रात मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में
दाखिल कराया गया है। सांस लेने में तकलीफ के बाद दिलीप कुमार को अस्पताल में दाखिल किया गया था। 58 साला दिलीप कुमार आईसीयू में जेर इलाज है। 2 हफ्ते कबल वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। दिलीप कुमार के खानदानी दोस्त फैसल फारूकी ने ट्वीट करके उनकी तबीयत की जानकारी दी थी। आपको बता दें, अमेरिका के साबिक वज़ीर दिफा डोनाल्डर का इंतकाल हो गया है। डोनाल्डर 88 साल के थे। आपको बता दें, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दौर में वजीर दिफा भी रह चुके थे। इराक और अफगानिस्तान पर हमले उन्हीं के दौर में हुए थे। 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद इत्तेहादी फौज ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। काफी अहम खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। अमेरिका के साबिक वज़ीर दिफा डोनाल्डर का इंतकाल हो गया है। 88 साल के थे। डोनाल्ड रम्सफील्ड का 88 साल के उम्र में इंतकाल हो गया है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दौर में वज़ीर दिफा थे। इराक और अफगानिस्तान पर हमले उन्हीं के दौर में हुए थे। 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद इत्तेहादी फौज ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। तो अमेरिका के साबिक वज़ीर दिफा डोनाल्ड रम्सफील्ड का इंतकाल हो गया है। 88 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दौर में वज़ीर दिफा के ओहदे पर फाइज थे। इराक और अफगानिस्तान के हमले उन्हीं के दौर में हुए थे। आपको बता दें कि 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद इत्तेहादी फौज ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। उन्हीं के दौर में हुआ था और 88 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया है। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।